दोस्तों, जब भी किसी डाटा एनालिस्ट को कोई डाटा एनालिसिस के लिए दिया जाता है, उसका पहला काम होता है कि वो यह समझे कि वह डाटा आखिर क्या है, किस बारे में है और वो क्या कहानी बता रहा है। डाटा एनालिटिक्स आसान नहीं है, हालांकि इसमें बहुत तरह के टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डाटा एनालिसिस कैसे होता है। नमस्कार, ऊपर उठें और आगे बढ़ें। दोस्तों, थियोग्रू चैनल से मैं दीक्षाश्री आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ हम आपके करियर और जीवन को संवारने में आपकी मदद करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक सबसे अच्छा कंटेंट पहुँचे। कभी कभी इसमें थोड़ी देर भी हो जाती है, पर हम जानकारी की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए। इससे हमें आगे भी और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आप डाटा के बारे में कुछ नहीं जानते और इसके बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सबसे अच्छी जगह है। पर सवाल ये है कि आखिर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है क्या और यह किस तरह काम करता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आपके काफी सारे डाउट दूर हो जाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे काम करता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे प्रयोग किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के एडवांटेज क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के डिसएडवांटेज क्या है। उदाहरण, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ उपयोग, मुख्य बिंदु क्या याद रखें। सो गाइस, रेडी? लेट्स डाइव इन। एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे काम करता है। बाकी सभी एनालिटिक्स टेक्निक्स में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स संभवतः सबसे सीधा और सरल तरीका है। इसमें डाटा को छोटे भागों में तोड़कर देखा जाता है कि डाटा के मुख्य फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये स्पष्ट करता है कि पहले क्या हुआ था, हालांकि ये यह नहीं बताता कि वैसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम डाटा को उसके बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के आधार पर मात्र व्यक्त करते हैं। इसमें शामिल होता है 1. मेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और काउंट। 2. सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन एंड। 3. वेरिएबिलिटी सच एज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 4. आवश्यकता होने पर इसमें पोजीशन ऑफ वेरियस डेटा पॉइंट्स इंक्लूडिंग दी इंटरक्वार्टाइल और परसेंटाइल रेंज भी मापा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैसे प्रयोग किया जा रहा है। डाटा एनालिस्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का प्रयोग डाटा को समराइज करने के लिए करते हैं, हालांकि ये पूरे डाटा एनालिसिस प्रोसेस का केवल पहला भाग ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में ही बता सकता है, पर ज्यादा गहराई से एनालिसिस करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। फिर भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपका डाटा से परिचय कराता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके निम्न प्रकार के डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2. सर्वेस। 3. सोशल मीडिया एंगेजमेंट। 4. वेबसाइट ट्रैफिक। 5. साइंटिफिक फाइंडिंग्स। 6. वेदर रिपोर्ट्स। 7. ट्रैफिक डेटा। द लिस्ट गोज ऑन। असल में किसी एक या दूसरे तरीके से किसी भी प्रकार का डाटा समझा जा सकता है। आथर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अनगिनत उपयोग है। आगे हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ फायदे और नुकसान समझते हैं। 3. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के एडवांटेज क्या है। हालांकि एनालिटिकल अप्रोच के अनुसार यह अपेक्षाकृत सरल है, फिर भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कई फायदे हैं।
In descriptive analysis we can: 1. Presents otherwise complex data in an easily digestible format. 2. Provides a direct measure of the incidence of key data points. 3. Is inexpensive and only requires basic mathematical skills to carry out. 4. Is faster to carry out, especially with help from tools like Python or MS Excel. 5. Relies on data that organizations already have access to, meaning there is no need to source additional data. 6. Looks at a complete population rather than data sampling, making it considerably more accurate than inferential statistics. लेकिन जाहिर है, इतना सीधा होने का मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की भी अपनी सीमाएं हैं। आइए इनमें से कुछ को आगे देखें। 4. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की खूबियों को देखा है, लेकिन यह कहाँ उपयोगी नहीं हो पागा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ डिसएडवांटेजेस इस प्रकार हैं। 1. You can summarize data sets you have access to, but these may not tell a complete story. 2. You cannot use descriptive analytics to test a hypothesis or understand why data present the way they do. 3. You cannot use descriptive analytics to predict what may happen in the future. 4. You cannot generalize your findings to a broader population. 5. Descriptive analytics tells you nothing about the data collection methodology, meaning the data set may include errors. हालांकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस उपयोगी होते हैं, पर यह महत्वपूर्ण है कि उनकी क्षमताओं को अधिक न बढ़ाया जाए। सौभाग्य से हमारे पास डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, जो उन अंतरालों को भरने में मदद करते हैं जहां डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध होता। चलिए अब कुछ उदाहरणों से इसे और अधिक समझते हैं। 7 उदाहरण डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ उपयोग। अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के सिद्धांत को कवर किया है, पर वास्तविक दुनिया में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? जबकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या हुआ है, क्यों नहीं, यह व्यापक डेटा एनालिसिस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बना हुआ है। चलो एक नजर डालते हैं। एग्जाम्पल 1. ट्रैकिंग सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सोशल मीडिया किसी भी सेल्स जर्नी में एक महत्वपूर्ण टच पॉइंट है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का व्यापक उपयोग डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले एंगेजमेंट कैंपेन्स के मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करने के लिए होता है। सौभाग्य से सोशल मीडिया एंगेजमेंट पर मार्केटिंग रिपोर्ट्स में डिफॉल्ट रूप से डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स शामिल होते हैं। क्लिक, लाइक, डिटेल, एक्सपेंस, बाउंस रेट्स आदि और इसी तरह सोशल मीडिया के अन्य सभी मेजरमेंट्स को भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तकनीकों का उपयोग करके आसानी से सारांशित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शायद एक कंपनी को यह जानने में दिलचस्पी है कि कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट उनकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है। डिस्क्रिप्टिव आंकड़ों, विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड का उपयोग करके वे आसानी से विभिन्न चैनलों की तुलना कर सकते हैं। इसी तरह मार्केटिंग टीम स्पेसिफिक शेयरेबल कंटेंट को देख सकती है, शायद ब्लॉग पोस्ट के साथ वीडियो की तुलना करके यह देखने के लिए कि कौन से पोस्ट पर सबसे अधिक क्लिक है। हालांकि इस जानकारी में से कोई भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी यह कारण और प्रभाव को नहीं मापता है, यह अभी भी मूल्यवान है। यह टीमों को हाइपोथेसिस तैयार करने या अपने समय और बजट का निवेश करने के बारे में इन्फॉर्म्ड अनुमान लगाने में मदद करता है। एग्जाम्पल 2. स्ट्रीमिंग एंड ई कॉमर्स। स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सेवाएं और Amazon और eBay जैसी ई कॉमर्स साइट सभी रुझानों की पहचान करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं।
डिस्क्रिप्टिव मेयर्स यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि वर्तमान में उपयोगकर्ताओं और खरीदारों के बीच सबसे लोकप्रिय क्या है। उदाहरण के लिए स्पॉटिफाई यह जानने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करता है कि कौन से एल्बम या कलाकार को ग्राहक सुन रहे हैं। इस बीच Amazon ग्राहकों की खरीदारी की तुलना करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करता है। दोनों ही मामलों में ये इनसाइट्स उनके रिकमेंडेशन इंजन्स को सूचित करती है। इस बीच नेटफ्लिक्स डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के इस प्रयोग को और भी आगे ले जाता है। एक अत्यधिक डेटा संचालित कंपनी नेटफ्लिक्स यह देखने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करती है कि कौन सी जॉनर्स और टीवी शो अपने ग्राहकों को सबसे अधिक रुचिपूर्ण कंटेंट दिखाते हैं। ये इनसाइट न्यू कंटेंट क्रिएशन से लेकर मार्केटिंग कैंपेन और यहाँ तक कि वे किन उत्पादन कंपनियों के साथ काम करती है के क्षेत्रों में निर्णय लेने में सहायता देती है। 8 मुख्य बिंदु क्या याद रखें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पूरा परिचय दिया गया है। हमने सीखा है कि एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेटा विश्लेषण का सबसे सरल रूप है और इसमें डेटा सेट की मुख्य विशेषताओं को सारांशित करना शामिल है। 2 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी पर निर्भर करता है। 3 यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर सर्वेक्षणों, वेबसाइट ट्रैफिक और वैज्ञानिक डेटा तक विभिन्न प्रकार के डेटा का अवलोकन प्रदान करता है। 4 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके लिए केवल बुनियादी गणित कौशल की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा आप जटिल डेटा को आसानी से पचने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 5 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मुख्य नुकसान यह है कि यह केवल डेटा को सारांशित करता है, यह कंक्लूजन्स या टेस्ट हाइपोथेसिस नहीं करता। 6 हम सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कंटेंट क्यूरेशन और लर्नर आउटकम जैसी चीजों को मापने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपने इस वीडियो से डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में क्या नया सीखा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।